Subscribe for more content. Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we will see V versus I graph, potential versus current graph. Okay, तो ओम्स लॉ में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला क्या आया था? V इक्वल आई आर. ओके, आर यहाँ पे क्या था? कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. तो V और I के बीच में ग्राफ हमें क्या मिलता है वो हमें यहाँ पे प्लॉट करना है. ठीक है, या R को हम क्या ले सकते हैं? V अपॉन I. ओके, तो अब इसके लिए देखिए ग्राफ हमें मिलता कैसे है. ग्राफ हमें अगर प्रोपोर्शनल का साइन है, देखो जब ओम्स लॉ पढ़े थे तो वहां पे क्या मिला था? V प्रोपोर्शनल टू I, ये मिला था. अगर डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है, जिसका मतलब जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलती है. जैसे यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पर हमने एक्सिस ले लिया करंट का, यहाँ पे हमने ले लिया इसका पोटेंशियल का V. ओके, अब जैसे अगर हमने, चलो कुछ यहाँ पॉइंट्स लेते हैं पहले. अब अगर हमने पोटेंशियल बढ़ाया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का पोटेंशियल कंडक्टर, कोई कंडक्टर लिया हमने और कंडक्टर में हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया. ओके, एक्सटर्नल सोर्स से करंट कर दिया, तो यहाँ पे जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगी. जैसे हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल लिया, वैसे करंट कितनी हो गई? 1 एम्पियर की हो गई फॉर एग्जाम्पल. ओके, और फिर जैसे हमने पोटेंशियल को डबल किया, मतलब अभी डबल क्या हो गया? 4 वोल्ट का हो गया, तो जो करंट आया वो कितना है? 2 एम्पियर का आया. ऐसे ही जैसे हमने इसको फिर 2 से 4 किया, 4 से क्या कर दिया? 6 कर दिया. ठीक है, फिर अब पोटेंशियल यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 3 आ रहा है, 3 एम्पियर. ओके, 2-2 वोल्ट के डिफरेंस में हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट हमें कुछ ऐसा मिल रहा है. तो अब इसमें देखो, अगर हमने पोटेंशियल 2 वोल्ट किया था तो करंट इतनी मिली थी. यहाँ पे ग्राफ हमारा यहाँ पे मिला. ठीक है, अब फिर इसको 2 वोल्ट पे करंट यहाँ पे मिला, तो जो पॉइंट है कुछ यहाँ पे मिल रहा होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे 6 पे 3 मिला, पॉइंट यहाँ मिल रहा होगा. अब इन पॉइंट्स को आप मैच करते हो तो हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलती है. क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन. तो जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो क्या मिलता है हमें? एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है वहां पे. तो V वर्सेस I का जो ग्राफ है, वो जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. ओके, यहाँ पर मान लेते हैं ये एंगल क्या है, एज्यूम करते हैं एंगल थीटा है. ओके, अब हमने क्या किया? ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर किया, ये मतलब इसमें जो पोटेंशियल 2 वोल्ट अप्लाई किया तो मे बी करंट यहाँ पे हाफ मिल रहा होगा, या फिर 4 वोल्ट किया तो करंट कुछ मिल रहा. मतलब जो भी है ग्राफ, अब देखो पोटेंशियल, इस ग्राफ से अब देखो तो पोटेंशियल तो वही हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट देखो कम हो जा रही है. पोटेंशियल हमने बढ़ाया, करंट कम हो जा रही है, कम है ना, इसके इसके कंपेरिजन में करंट कम मिल रही है. तो जैसे यहाँ पर 2 वोल्ट का अप्लाई किया तो करंट कितनी मिल रही थी? 1 एम्पियर की मिल रही थी. अब हमने 2 वोल्ट का अप्लाई किया, लेकिन करंट अभी क्या मिले? हाफ एम्पियर की मिल रही है. तो यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो क्या है? बढ़ गया एंगल. ठीक है, तो देखो समझो यहाँ पे V वर्सेस I, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने अगर R की वैल्यू फाइंड करेंगे, इनिशियली हमने पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ाया तो करंट कितनी बड़ी बड़ी 1 एम्पियर की बड़ी थी करंट यहाँ पे. तो रेजिस्टेंस हमें क्या मिला था? 2. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होते हैं? ओम. वैसे ही अगर अगेन हम देख रहे थे, हमने पोटेंशियल क्या कर दिया? 4 वोल्ट का कर दिया, तो करंट कितनी मिल रही थी? 2, है ना. तो यहाँ पर जो R मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है? 2 ओम का. तो आप देखो ओवरऑल जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा. ऐसे ही सेम अगर हम, जब हमने ग्राफ को थोड़ा ऊपर किया, थीटा एंगल और बढ़ा दिया यहाँ पर, तो जो ग्राफ हमें मिल रहा है ये वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अगर हम R की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 वोल्ट बढ़ाया तो यहाँ पे कितना हो गया? हाफ एम्पियर की करंट मिल रही है, जिसका मतलब कितना आया? 4 4 ओम का रेजिस्टेंस है. और फिर आगे निकालो तो फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा. मतलब रेजिस्टेंस अब बढ़ गया, लेकिन है क्या? कांस्टेंट है. यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि कांस्टेंट. यहाँ पे हर जगह पे क्या मिलेगा? जो रेजिस्टेंस है वो सेम आएगा. यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस 4 ओम का है वो क्या है? सेम आएगा. तो अब इन चीजों से, इन दो चीजों से आप समझोगे क्या क्या बातें क्लियर हुई, कि जो रेजिस्टेंस है एक तो वो पोटेंशियल करंट पर डिपेंड कर नहीं रहा. फॉर्मूले में जरूर है पर डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, कैसे नहीं डिपेंड कर रहा है? जिससे पोटेंशियल बढ़ा रहा है उसी के रेशियो में क्या करंट बढ़ रही है, जो कि जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है, तो कोई चेंज हो नहीं रहा है.
तो रेजिस्टेंस का मतलब किस बात पर डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है उस बात पर डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसका लेंथ कितना है, जो भी आप कंडक्टर यूज कर रहे हो, ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमें जो वैल्यू आई थी वो आर किस पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे डिपेंड कर रहा था और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा था, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बात से भी और भी क्लियर हो गया यहाँ इस ग्राफ से। और दूसरी चीज क्या मिली कि जब जैसे हमारा ग्राफ ऊपर उठ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। देखो अब यहाँ पे जो ग्राफ मिला, जो थीटा एंगल है वो यहाँ करंट से हमने थीटा एंगल बनाया वो क्या ज्यादा है, जैसे यहाँ पे थीटा था यहाँ 2 थीटा हो गया, डबल जैसे कर दिया हमने, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर इस तरह का ग्राफ दिया गया है, ऐसे ग्राफ दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो जिसका जो एंगल ज्यादा होगा यहाँ पर, वैसे भी फाइंड कर सकते हो आप, यहाँ पे फॉर्मूला उसे आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन आप ग्राफ को देख कर भी बता सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। चलो ये R1 है, ये R2 है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका रेजिस्टेंस हमें आपको हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, अब बात आती है क्या ये ग्राफ हमेशा ही ऐसे मिलता है, सभी मटेरियल के मिलता है? नहीं, ये जो ग्राफ है उसी मटेरियल के मिल रहा है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कौन से मटेरियल कहलाए जाएंगे, ओमिक मटेरियल, ओमिक मटेरियल। ये जो ट्रू है वो किसके लिए है, वो ओमिक मटेरियल की है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से ओमिक मटेरियल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास हमने यूज करते हैं बल्ब में फिलामेंट, और फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जितने मेटल है, जितने भी मेटल होंगे सभी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब कौन कौन से हो गया, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, तो ये सारे, और फिर नाइक्रोम हो गया, ये सारे जितने ही हैं सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये सब कैसे कहलाया जाएगा, ओमिक मटेरियल कहलाया जाएगा, ग्राफ इसके लिए होगा। अगर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये आई वर्सेस बी, वी वर्सेस आई का ग्राफ जब हम बना रहे थे, अब यहाँ पर देखो, इस केस में देखो करंट इतनी है यहाँ पे, पोटेंशियल इतना है, अब देखो करंट क्या करी, इंक्रीज करे, लेकिन पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। तो हमें क्या वेरिएशन मिल रहा है, हर स्टेप पे वेरिएशन मिल रहा है, मतलब अब ये जो मटेरियल है वो कैसा है, नॉन ओमिक, नॉन ओमिक मटेरियल, मतलब अब ये ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है कि जितना जितना पोटेंशियल बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करंट बढ़ा है, ऐसा नहीं हो रहा, करंट इंक्रीज या डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो अब नॉन ओमिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर आ गया, ठीक है, सेमी कंडक्टर आ गए, डायोड्स आ गए, उसमें एलईडी आ गई, है ना, एलईडी, ट्रांजिस्टर, तो ये सारे जो मटेरियल हैं वो क्या करते हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और जो हमारे पास मेटल्स हैं वो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ भी तभी फॉलो होगी जब हम क्या रख रहे हैं, हमेशा ही जो टेम्परेचर रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो फिर रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, जो भी आप मटेरियल कंडक्टर ले रहे हो, जो भी वायर ले रहे हो, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस वेरिएशन आता है, फिर अब ये डायरेक्ट रिलेशन वहां पर वैलिड नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना है, ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं तो। ओके, और सभी के लिए वैलिड भी नहीं है, सेमी कंडक्टर, एलईडी, ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सब के लिए वैलिड भी नहीं है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलता है, वी वर्सेस आई के बीच में जो है वो वेरिएशन देखने को मिलता है, कांस्टेंट रिलेशन नहीं मिलता है। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी स्टडी कर ली, अब उसी का ही रेसिप्रोकल है क्या, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, ये क्या है, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी उसी का जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, नोटेशन है क्या है, सिग्मा, सिग्मा इक्वल 1/रो, रो क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी। ओके, मेंशन है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम क्या ले सकते हैं, RA/L, ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ओके, अब ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, जैसे आपको रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा, रेजिस्टिविटी क्या है कि वो करंट, जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या है,
रेजिस्टेंस भी क्या है, करंट फ्लो होने को क्या करता है, वो रोकता है। जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, वो करंट को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हमने इसको स्टडी की थी कि जब भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फास्ट मूव करेंगे, मूव कर रहे होंगे तो क्या कोलिजन्स होंगे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। उसी डिस्टर्बेंस को क्या बोल रहे थे, रेजिस्टेंस। और उसी की प्रॉपर्टी है जो हमारे पास कंडक्टर हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को क्या बोले हैं, रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा आ गया कंडक्टिविटी, है ना। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी हमें बताएगी, सिग्मा की वैल्यू बताएगी कि किसी भी कंडक्टर्स में जो जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फास्ट है, कितने अमाउंट में फ्लो हो रही है वो बताएगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर हाई होगी इसका मतलब वहाँ पे करंट अच्छे से फ्लो हो रहा होगा, और रेजिस्टिविटी यहाँ पे अगर ज्यादा है इसका मतलब वहाँ पे करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ज्यादा उसमें होगा। ओके, तो इसको देख करके हम बता सकते हैं कि किसमें भी करंट फ्लो हो रहा है अच्छे से, किसमें नहीं फ्लो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल से, यहाँ पे हमने डेफिनेशन की बात की, तो हम बात करते हैं यूनिट की, बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई थी, रेजिस्टिविटी जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद है आपको तो फाइंड कर सकते हो। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे यूनिट है वो क्या है, ओम है। और फिर ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ हो गया मीटर। तो यहाँ से हमें जो मिलता है ओम मीटर, ये मिलता है किसकी यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट मिलती है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट इसकी जस्ट अपोजिट होगी, तो यहाँ पे ओम मीटर, 1/ओम मीटर। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, मो, ऐसा ओम, और पर मीटर लिख दो या फिर मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। और इसी मो को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे जनरली, साइमन, साइमन मीटर है। जॉर्ज साइमन ओम, ये उनके नाम पर ही, तो हम चाहे ओम इनवर्स को क्या क्या लिखें, साइमन लिखें, या ओम इनवर्स लिखें, या फिर क्या लिखें, मोल लिखें। ठीक है, तो ये साइमन पर मीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई कंडक्टिविटी की। तो अगर हमने यूनिट पढ़े तो हम डायमेंशन की भी बात कर सकते हैं। तो डायमेंशन क्या है इसका, अगर हम डायमेंशन देखें तो डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी का डायमेंशन पता है तो डायरेक्ट पुट करो, उसका इन्वर्स कर दो, मिल जाएगा। नहीं पता है तो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी फाइंड करते हैं, रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी को फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले किसका डायमेंशन फाइंड करें, रेजिस्टेंस, इक्वल का लिखो V अपॉन I। ओके, रेजिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। और हमें इसका क्या चाहिए, यहाँ पे डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन फाइंड करते हैं, V को हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q, ये फॉर्मूला हो गया। और फिर R। अब सिंपल सा हम डायमेंशन फाइंड करेंगे W का, और क्या लिखेंगे, Q इक्वल क्या होता है, IT, IT यहाँ पे लिख दो, और फिर क्या है ये I। चलो इसको भी कैपिटल में ही लिखते हैं, सारी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे वर्क है, वर्क या फिर जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही क्या वर्क का भी डायमेंशन होगा। तो हम क्या ले सकते हैं, mL2T-W, इतना तो याद ही होना चाहिए, नहीं तो इसका भी आप फाइंड करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां से आप फाइंड कर सकते हो। और फिर ये क्या है, आई है, आई का क्या हो गया, ए, और टी, और यहाँ पर भी फिर ए। ठीक है, तो क्या मिलता है यहाँ पे, mL2T-2, ये ऊपर है, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, A2 हो गया, और यहाँ पे टी। अब फाइनली हम लिखते क्या है इसमें, mL2T-3 और A-2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे T-2 है, T1 है, तो यहाँ पे T-3 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा किसका, हमारा रेजिस्टेंस का होगा। तो डायमेंशन हमें किसका मिला, रेजिस्टेंस का। अभी हम किसका फाइंड करेंगे, रेजिस्टिविटी का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशन रेजिस्टिविटी का फाइंड कर ले। आर का भी पुट कर सकते हैं, mL2T-3 A-2, ये आपने पुट कर दिया। अब आता है क्या, एरिया, एरिया क्या लिखोगे, L2। ओके, और फिर क्या है यहाँ पे, लेंथ L। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, mL2, ये N2 में है तो L2, यहाँ पे L2 है तो L4 हो गया। ओके, और अभी चलो इसको बाद में लिखते हैं, ये वाला L4 हो गया, यहाँ पे T-3 हो गया, और A-2 हो गया, और अभी अपॉन में क्या है, L। अब जब ये L जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, तो 4 - 1 क्या हो गया, L3 हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनली हमें मिलता है, जो डायमेंशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, mL3T-3 A-2। ये डायमेंशन हमें किसका मिल गया, रेजिस्टिविटी का।
तो हमें इसका डायमेंशन चाहिए। इसका डायमेंशन आप क्या लिखोगे फिर, सिग्मा का डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन लिख करके इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, मतलब ML3T-3A-2। अभी ये ऊपर गया तो क्या मिल गया, M-1L-3T3, ये प्लस हो गया और A2 हो गया। तो ये कंडक्टिविटी का हमारा क्या मिल गया, डायमेंशन मिल गया। ओके, और जैसे आपने रेजिस्टिविटी पढ़ी तो उसका रेसिप्रोकल क्या मिला, कंडक्टिविटी। ऐसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिलता है, कंडक्टेंस। क्या मिलता है, कंडक्टेंस। इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट की अगर हम बात करें तो उसी का जस्ट अपोजिट इसका क्या है, ओम है। इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, या फिर साइमन भी इसको हम ले सकते हैं। इसी को तो क्या बोलते हैं, साइमन बोल रहे हैं। अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आया है इसी का जस्ट अपोजिट कर दो। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ML2T-3A-2। इसी का क्या करना है हमें, ये सारी चीजें कितनी, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगी, जो पावर में है, जो प्लस है माइनस में जाएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जानी है। ठीक है, तो क्या हो गया, M-1L-2T3A। ये डायमेंशन हो गया किसका, कंडक्टेंस का। ओके, तो हमने जो बात की, हमने किसकी बात की, V वर्सेस I की बात की थी। जो ओम्स लॉ में हमें ग्राफ मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, V वर्सेस I में क्या मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। ठीक है, कौन कौन से हमारे जो मटेरियल है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से मटेरियल ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। जो फॉलो कर रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, ओमिक मटेरियल, और जो नहीं फॉलो कर रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, नॉन ओमिक मटेरियल। ओके, और फिर हमने बात की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात की। ओके, क्योंकि क्या है, जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की क्या होती है, जस्ट रेसिप्रोकल होती है। फिर हमने कंडक्टेंस की बात की जो कि क्या है, रेसिप्रोकल का है, रेजिस्टेंस का है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।